स्टोरेज एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर हम AWS की बात करें तो ये काफ़ी सारी स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसलिए ग्रेट लर्निंग आप लोगों के लिए AWS स्टोरेज सर्विस का वीडियो लेकर आया है, जिसमें हम लोग AWS की अलग अलग सर्विसेज देखेंगे और इसका इस्तेमाल क्या होता है उनको समझेंगे। हम लोग आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बता दूं, ग्रेट लर्निंग एकेडमी इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें 80+ फ्री कोर्सेज है जिसको आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। और उन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा जो आप लोग आपके रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को ऐड कर सकते हो और वो आपके लिए बहुत वैल्यू होल्ड करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एजेंडा क्या है इस सेशन का। हम लोग शुरुआत करेंगे इस सेशन की जानते हुए कि AWS प्लेटफॉर्म पे कौन सी स्टोरेज सर्विसेज होती है। फिर हम देखेंगे कि उनमें टाइप्स क्या है, जैसे कि आपका एफेमेरल स्टोरेज हो गया, आपका परसिस्टेंट स्टोरेज हो गया, आपका कोल्ड स्टोरेज, हॉट स्टोरेज। इन सारे चीज़ों का हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे S3 के बारे में, उसके काफ़ी सारे फीचर्स देखेंगे और फिर डेमो में उन फीचर्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे वो एक इंस्टेंस को अटैच रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग AWS स्टोरेज सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। हम लोग ऑलरेडी कंप्यूट सर्विसेज देख चुके हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें देख चुके हैं AWS के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं अब और हम देखते हैं कि AWS स्टोरेज सर्विसेज कैसे वर्क करती है। तो जब आप AWS स्टोरेज सर्विसेज की बात करते हैं, हम लोग पहले क्लाउड स्टोरेज को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या और कैसे वर्क करता है। अब क्लाउड स्टोरेज के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं इंटरव्यू लेता था तब बहुत से लोग मुझे, मतलब मैं उनको क्वेश्चंस पूछता था क्लाउड के बारे में, तो पूछता था कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। तो बहुत बार लोग मुझे ऐसे जवाब देते थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब एक क्लाउड स्टोरेज होता है जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरी तरह गलत नहीं है, बट ये पूरी तरह सच भी नहीं है। अगर आप क्लाउड स्टोरेज की बात करते हो तो वो सिर्फ एक या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग की, सॉरी, अगर आप बात करते हो तो वो सिर्फ एक क्लाउड स्टोरेज से बहुत ज़्यादा है। और क्लाउड कंप्यूटिंग में आप बहुत कुछ कर सकते हो, ना कि सिर्फ डेटा स्टोर कर सकते हो। तो जब आप क्लाउड स्टोरेज की बात करते हो, हाँ, ये स्पेसिफिकली यूज़ होता है डेटा स्टोर करने के लिए। बट ये आपके एक नॉर्मल स्टोरेज से काफ़ी अलग है। यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलती है जो आप कर सकते हो और इसमें बहुत सी आपके लिए फैसिलिटीज़ भी है और एबिलिटीज़ भी है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो कुछ चुनिंदा बातें मैं बताऊंगा, जैसे कि पहले हम डेफिनेशन देख लेते कि AWS क्लाउड स्टोरेज होता क्या है। तो अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो AWS क्लाउड स्टोरेज एक ऑनलाइन स्टोरेज प्लेटफॉर्म है या फिर एक ऑनलाइन स्टोरेज है जहाँ पे आप, मतलब ये आपको AWS नेटवर्क प्रोवाइड करता है बेसिकली। और इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, एज अ कंज्यूमर आप इसके ऊपर इसे एक नेटवर्क की तरह यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप डेटा स्टोर करोगे। और ये जो नेटवर्क आपको प्रोवाइड किया जाता है उसे स्टोरेज एज अ सर्विस कहते हैं। तो गाइज, अगर आप क्लाउड स्टोरेज की बात कर रहे हो तो आप लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्लाउड स्टोरेज यूज़ कर ही रहे हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप मोबाइल पे जो डेटा बैकअप करते हो, है ना, आपका व्हाट्सएप का डेटा अगर आप नोटिस करोगे तो रात को 2 बजे बैकअप होता है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो ये कुछ नहीं हो रहा है, आपका डेटा किसी क्लाउड पे, किसी ड्राइव पे बैकअप लिया जा रहा है और ये एक टाइप का क्लाउड स्टोरेज ही है। तो अगर आप क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो इसमें भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम लोग उन चीज़ों के बारे में और देखेंगे। माफ़ कीजिएगा, इस कोई गाड़ी पास हो रही है पास से। कोरोना की वजह से घर पे ही हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई सेटअप नहीं है, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही है हमें। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सेशन जो रहे इतना स्मूथ रहे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बट ऐसी कोई अगर नॉइज़ हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो वापस आता हूँ मैं टॉपिक पे गाइस। हम लोग क्लाउड स्टोरेज के बारे में बात कर रहे थे। तो जब आप क्लाउड स्टोरेज की बात करते हो तो ये कुछ नहीं, एक नेटवर्क के ऊपर आपको स्टोरेज दिया जाता है जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो। उसमें काफ़ी तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपका व्हाट्सएप का जो डेटा होता है वो रात को 2 बजे नॉर्मली मेरा तो बैकअप होता है, आपका पता नहीं कितने बजे होता है, बट हाँ, तो एक साइकिल होता है जिसमें आपका डेटा बैकअप किया जाता है। तो ये क्लाउड स्टोरेज हुआ। ये बहुत ही एक नटशेल में मैंने डेफिनेशन दी है। आगे बढ़ के हम लोग क्लाउड स्टोरेज को और भी एक्सप्लोर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्लाउड स्टोरेज होता क्या है और इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ना। बट उसके पहले चलिए कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंटर्स हम लोग देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। पहले तो ये आपको डेटा बैकअप करने देता है ना, मतलब जो आपका बैकअप वाला डेटा है जो मैंने अभी बताया, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हो गए, आपकी कुछ इमेजेस हो सकती है जो आप गूगल ड्राइव पे बैकअप लेते हो, है ना। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लाउड स्टोरेज जहाँ पे आप ये डेटा बैकअप करते हो। दूसरा हो गया आपका मैसेजिंग डेटा। व्हाट्सएप का एग्जाम्पल यहाँ पे परफेक्टली फिट बैठता है।
आपका मैसेजिंग डेटा भी स्टोर होता है। जब आप नेटवर्क पे बात कर रहे हो तो होता क्या है ना कि नेटवर्क पे बहुत से एंड पॉइंट्स होंगे जहाँ आप डेटा मूव कर रहे हो, जहाँ पे आप मैसेजेस भेज रहे हो इन शॉर्ट। तो उसके बैकअप लेना को हम लोग कहेंगे कि मैसेजिंग डेटा बैकअप, बेसिकली जो क्लाउड के ऊपर हो सकता है। फिर आपका एप्लीकेशन डेटा हो गया गाइस। अब इसका एग्जांपल मैं कैसे दूँ आपको, हम गेम्स खेलते हैं बराबर है फ़ोन पे, तो कुछ गेम्स है जो मैं भी खेलता हूँ। तो नॉर्मली जब मैं एक नया गेम या फिर उसी गेम को अगले दिन खोलता हूँ तो क्या होता है ना, वो एक लोडिंग प्रोसेस करता है ना। तो होता क्या है, जब मैं गेम अपना कंप्लीट करता हूँ, सेव करता हूँ, तो वो डेटा मेरा जो है गेम का वो स्टोर हो रहा है कहीं पे। तो ये जो एप्लीकेशन है जो मैं फ़ोन चला रहा हूँ उसका जो डेटा है वो वहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो ये एक तरीके का एप्लीकेशन डेटा है गाइस। और भी तरीके होते हैं ना, आप कुछ एप्लीकेशंस आपके वर्क प्लेस में भी चलाते होंगे, तो उनका डेटा जो है, उनका स्टेटस जो है वो कहीं पे स्टोर होता है। तो इसे हम कहेंगे एप्लीकेशन डेटा। और इसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, क्लाउड के ऊपर ही हम अभी बात कर रहे हैं, तो क्लाउड के ऊपर हम इसे स्टोर कर रहे हैं, ऐसा आप अज्यूम कर लीजिए। अब चौथा हो गया आपका मल्टीमीडिया डेटा। जब आप मल्टीमीडिया डेटा की बात करते हो, ये आपकी इमेजेस हो गई, आपके मतलब जो व्हाट्सएप पे आप पिक्चर्स शेयर करते हो, जो आप वीडियोस शेयर करते हो, है ना। दूसरा एग्जांपल हो गया यूट्यूब पे जब आप सेशन देखोगे, यही वाला सेशन जब यूट्यूब पे जाएगा, तो ये क्या है, बेसिकली एक क्लाउड स्टोरेज ही है जहाँ पे ये डेटा स्टोर हो रहा है ना। तो ये बेसिकली जो है मल्टीमीडिया डेटा भी आप उसके ऊपर स्टोर कर सकते हो। तो ये आपके कुछ टाइप्स है डेटा स्टोर के, या फिर कुछ डेटा है जो अलग अलग तरीके से आप क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोर कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बेसिक डेफिनेशन की AWS क्लाउड स्टोरेज या फिर जनरल एक क्लाउड स्टोरेज होता है वो क्या होता है वो आपको पता चल गया। और जैसे मैंने बताया, क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक छोटा सा हिस्सा है, एक सर्विस है जो वो प्रोवाइड करती है, या फिर एक डोमेन है, सर्विस डोमेन, जिसमें कुछ सर्विसेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लाउड स्टोरेज की डेफिनेशन समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास और क्या पॉइंटर्स है समझने के लिए। तो गाइस कुछ बेनिफिट्स होते हैं क्लाउड स्टोरेज के, देखते हैं कि वो AWS क्लाउड स्टोरेज में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। एक, डेटा आपको रेडीली अवेलेबल है गाइस। अब अगर आप क्लाउड स्टोरेज की बात करो तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट हॉट स्टोरेज, आर्काइवल स्टोरेज, हर टाइप का स्टोरेज मिलता है। तो हॉट स्टोरेज या फिर कुछ स्टोरेजेस ऐसे होते हैं ना जिसके ऊपर आप डेटा रेडीली रिट्रीव कर सकते हो। क्योंकि मेरे क्लाउड के ऊपर जो डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ, कुछ ऐसा डेटा भी हो सकता है जो रियल टाइम में प्रोसेस करने की ज़रूरत है ना। तो उस सिचुएशन में ये डेटा अगर तुरंत अवेलेबल ना हो तो मेरा बहुत नुकसान हो सकता है। बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी होती है जो डेटा क्रिटिकल सिचुएशंस पे चलती है, जहाँ पे डेटा बहुत क्रूशियल होता है। अगर वो डेटा उस समय नहीं अवेलेबल रहा तो मेरा नुकसान हो सकता है, मेरा बिजनेस डाउन भी हो सकता है। तो उस केस में डेटा रेडीली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, और क्लाउड आपको रेडी अवेलेबिलिटी डेटा की देता है क्लाउड स्टोरेज के थ्रू। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो गाइस जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत तरीके होते हैं डेटा स्टोर करने के। आपका कोल्ड स्टोरेज हो गया, आपका हॉट स्टोरेज हो गया। डिपेंडिंग कि आप डेटा कैसे और कौन सा यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर आप जो है आपका स्टोरेज आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना कि कुछ स्टोरेज ऐसे रहेंगे जहाँ पे आपको डेटा आप स्लोली रिट्रीव करते हो, ज़्यादा टाइम लगता है रिट्रीव करने को, और अगर ये मिशन क्रिटिकल डेटा नहीं हो तो ये आप इसको उस स्टोरेज में सेव कर सकते हो, वो सस्ता होता है। अगर रियल टाइम डेटा आपको चाहिए तो फिर आपको ऑब्वियसली महंगा डेटा लेना पड़ेगा, मतलब महंगा रिसोर्स लेना पड़ेगा जहाँ पे आप डेटा स्टोर करोगे। बट हाँ, इसमें भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। कुछ लाइफ साइकिल पॉलिसीज़ होती है जो जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। अब सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं गाइस। तो ये डेटा सिक्योर भी होता है, यहाँ पे बहुत से पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की जाती है। बकेट एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ भी होती है इस तरीके अगर बात करूँ तो कौन ये बकेट को एक्सेस कर सकता है उसके ऊपर भी आप कंट्रोल्स लगा सकते हो। और डेटा प्रोसेसिंग काफ़ी आसान है गाइस। डेटाबेस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ना, तो अब बहुत सा डेटा जो है आप डेटाबेस से भी टू एंड फ्रो कर सकते हो, तो आपका डेटा प्रोसेसिंग में भी आसानी हो जाती है। तो गाइस कुछ एक बेसिक फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल की जा रही है, जैसे कि डेटा आपको रेडिली अवेलेबल रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा ये सारा प्रोसेस, सिक्योर रहेगा, और आपकी जो डेटा प्रोसेसिंग है वो भी काफ़ी आसान हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ गाइज़ कि आपको ये बेनिफिट्स वाली चीज़ें समझ में आ गई है। तो गाइज़ और एक बात है, अगर आपको ये सेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ आपके डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछें और हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी बहुत ही बहुत जल्द, ठीक है। तो इंश्योर कीजिए कि आपके सवाल आते रहे। तो वही चीज़ है गाइज़, आपके जो भी क्वेश्चंस है मेक श्योर कीजिए कि आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डालें। तो चलिए गाइज़ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग और क्या सीख सकते हैं क्लाउड स्टोरेज के बारे में। तो कुछ मिथ्स होते हैं गाइस, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जब आप क्लाउड स्टोरेज मिथ्स की बात करते हैं तो गाइस बहुत से मिसकंसेप्ट्स है। मैंने आपको बता दिया कि लोग समझते हैं कि क्लाउड सिर्फ स्टोरेज है और कुछ नहीं है, तो वो भी एक मिथ है। और भी बहुत सारी मिथ्स है गाइस।
कुछ मिथ्स के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ तो एक मिथ लोगों की ऐसी भी है कि क्लाउड बहुत सारा डेटा या पावर कंज्यूम करता है, सॉरी डेटा नहीं, पावर ही। तो ये सच नहीं है। लोगों का क्या मानना है कि बहुत बड़ा डेटा सेंटर होता है तो बहुत सा पावर कंज्यूम करेगा। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इतना बड़ा डेटा सेंटर कहीं पे सेट कर रहे हो तो पावर तो वो कंज्यूम करेगा ही। बट गाइज ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इस डेटा सेंटर में रिसोर्सेज भी कितनी सारी चल रही है ना। ऐसा नहीं कि एक रिसोर्स चल रही है, दो रिसोर्स चल रही है या तीन रिसोर्स चल रही है, यहाँ पे हज़ारों रिसोर्सेज चल रही होती है, बराबर है। और काफ़ी सारे बिजनेसेस गवर्न कर रहे हैं, मतलब आप दुनिया भर में जो फ़ोन्स यूज़ कर रहे हो उसका डेटा भी तो बैकअप हो रहा है वहाँ पे। तो उसके हिसाब से तो कंपैरेटिवली पावर कम कंज्यूम होती है। इमेजिन कर लीजिए अगर आपका खुद का डेटा सेंटर होता घर में, तो ऐसे कितने डेटा सेंटर्स चलते दुनिया भर में अगर आप वैसे कैलकुलेट करोगे तो। अब दूसरी बात ये होती है गाइस कि अगर आप इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की बात करो तो ये बहुत सा पैसा इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च करने में कि कैसे पावर कंजम्पशन कम किया जाए। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है गाइस। अब गूगल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, वो लोग सालों से बहुत डेटा हैंडल कर रहे हैं, इतनी सारी क्वेरीज हम थ्रो करते हैं उसका आंसर तुरंत मिल जाता है, तो आप समझ सकते हो। तो गाइज वो लोग जो है ना उनके पास बहुत डेटा है, वो ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे अपडेट किया जाए ताकि ये कम से कम पावर कंज्यूम करे। उसके ऊपर वो लोग बहुत एनालिटिक्स करते हैं और बहुत से मतलब अलगोज चलाते हैं, और फिर उन्होंने फिगर आउट किया कि कैसे पावर कम कंज्यूम की जाए। तो सिंस उनको पता है कि पावर कैसे कम कंज्यूम की जाए, उनकी खुद की सर्विसेज वो बहुत सस्ते में बेचते हैं क्योंकि वो खुद पावर कंजम्पशन पे बहुत सी कॉस्ट कटिंग करते हैं। तो अगर आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो काफ़ी चीपर है, और एटलीस्ट स्मॉल स्केल एप्लीकेशंस के लिए वो बहुत सस्ते में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो दैट इज़ व्हाट, मतलब अगर आप पावर कंजम्पशन की बात करें तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कि ये बहुत सारा पावर कंज्यूम करता है, और जहाँ ज़्यादा कंज्यूम होता है वहाँ पे ज़्यादा आउटपुट भी मिलता है लोगों को। तो ऑल इन ऑल वो पावर सेविंग ही हो रही है, ओवर कंजम्पशन नहीं हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है कॉम्प्लेक्सिटी इन डेटा स्टोरेज। तो गाइज बहुत आसान है, क्लाउड पे अगर डेटा स्टोर करना है तो ऐसी कोई खास कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट वाला डेटा है, इमेजेस है, तो उन्हें आप तुरंत स्टोर कर सकते हो। आपके पास अगर कोई ऐसा डेटा है जो आप ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हो, वो कर सकते हो। प्रोसेसिंग डेटा है तो आप डेटाबेसेस में भी मूव कर सकते हो। तो ऐसा कोई ये नहीं कि कॉम्प्लेक्सिटी होती है डेटा स्टोर करने में। आप तो ऑलरेडी एक्चुअली क्लाउड डेटा स्टोर यूज़ कर रहे हो और शायद आपको पता भी नहीं होता, तो इतना आसान होता है क्लाउड पे एक्चुअली डेटा स्टोर करना, है ना। तो उनके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उस पर भी आप आसानी से डेटा स्टोर कर सकते हो, और जो ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है यहाँ पे भी आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जाती है डेटा स्टोर करने के लिए। तो क्या कॉम्प्लेक्स है क्लाउड पे डेटा स्टोर करना? मैं अग्री नहीं करता गाइस इस बात के साथ। दूसरा है कि ये स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए नहीं है। अरे इंडिविजुअल्स आजकल डेटा स्टोर कर रहे हैं क्लाउड पे, तो स्मॉल स्केल बिजनेसेस तो बहुत दूर की बात है, मतलब वो आराम से आजकल स्मॉल स्केल बिजनेसेस भी किए जा सकते हैं। और अगर आपको मैं AWS के एग्जाम्पल दूंगा, जैसे मैंने कहा था कि ये कुछ 2002 में ये शुरू हुआ था, तो सबसे पहली या दूसरी सर्विस थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दूसरी होगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो थी क्लाउड स्टोरेज। तो उनका मेन एम था ये स्टोरेज लोगों को प्रोवाइड किया जाए ताकि जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस है वो क्लाउड पे माइग्रेट करने की कोशिश करें। तो अगर आप कहते हो कि क्लाउड स्टोरेज स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए नहीं है, वो तो एक मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिथ है। और एक स्मॉल स्केल बिजनेस के हिसाब से भी आपको आजकल क्लाउड पे बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि प्राइसिंग ज़्यादा होती है स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए, बट अगर आप सही तरीके से पिक और चूज़ करोगे तो वो कंसर्न्स भी आपके पूरी तरह दूर हो जाएंगे। अब दूसरा है गाइस डाउन टाइम और सिक्योरिटी। अब लोगों का कंसर्न ऐसा है कि क्लाउड पे अगर मैं डेटा डालूंगा तो बहुत डाउन टाइम रहता है, मुझे मिलता नहीं है डेटा वापस जल्दी, तो वो मेरे बिजनेस का नुकसान करेगा। आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं शायद पीछे दे भी चुका हूँ, वापस देता हूँ। नेटफ्लिक्स गाइस, हम सब लोग स्ट्रीम करते हैं नेटफ्लिक्स को। अगर अमेजॉन प्राइम वीडियो भी एक एग्जाम्पल हो गया, या फिर आपका और एग्जाम्पल आपको चाहिए तो ये जो आजकल, अब मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो वापस इंडियन एग्जाम्पल्स दूंगा। अगर आप मतलब अपना ZEE5 ले लो, हॉटस्टार ले लो, ये क्या है? ये सारे स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है जो किसी क्लाउड पे बेस्ड है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डेटा आप स्टोरी कर रहे हो, ये सारा जो मल्टीमीडिया है वो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है ना, और उसको आप स्ट्रीम कर रहे हो रियल टाइम में। कभी ऐसा होता है क्या कि मतलब आपका सर्वर डाउन होता है? बहुत रेयरली ऐसा होगा। और स्पेशली नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम की बात करोगे तो उस पर तो बहुत रेयरली होता है कि आपका मतलब वीडियो लैग करेगा या कुछ ये करेगा। वो आपके इंटरनेट की वजह से हो सकता है, बट उनके स्ट्रीमिंग सर्विसेज में आपको हमेशा अवेलेबिलिटी मिलती है, तो डाउन टाइम है बहुत कम। और आजकल ये रेप्लिकेशन होने की वजह से डाउन टाइम जैसी कोई चीज़ मतलब बहुत रेयरली एग्जिस्ट करती है। सिक्योर, ऑब्वियसली आपका डेटा बहुत सिक्योर है, हम लोग आगे जाएंगे तो इसके ऊपर और थोड़ी बात करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है गाइस। और लोगों का ऐसा कहना है कि मुझे क्लाउड की ज़रूरत ही नहीं है,
अब ये सबसे बड़ी मिथ है। जो लोग ये कहते हैं उन्हें भी पता नहीं कि वो लोग क्लाउड ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँगा कि यार मुझे क्लाउड की ज़रूरत नहीं है, और फिर मैं दूसरे सेकंड जाके इंस्टाग्राम खोलूँगा मेरा, या फिर फेसबुक पे जाके कोई पिक्चर अपलोड करूँगा, तो वही बात हुई ना। ज़रूरत आपको है नहीं है उसकी कोई बात नहीं, आप इनडायरेक्टली ऑलरेडी क्लाउड यूज़ कर ही रहे हो, और उसके बगैर सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है आजकल। आप ये जो इतने सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस यूज़ करते हो फ़ोन पे भी, है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेटाबेस पे बैठे हैं, किसी क्लाउड डेटाबेस पे ही बैठे हैं मोस्टली। तो जो आप शॉपिंग वॉपिंग करते हो ये भी तो उन्हीं क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की वजह से ही आप कर पा रहे हो ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे। तो क्लाउड की ज़रूरत है नहीं है अगर आप कह रहे हो, तो ये बहुत ही गलत बात है, एक बहुत बड़ी मिथ है। तो गाइज ये थे क्लाउड स्टोरेज मिथ्स। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कोई और पॉइंटर्स देखते हैं क्लाउड के बारे में। तो गाइज अब हम एक काम करेंगे, थोड़ा AWS की जो क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज है उनको हम जल्दी से देख लेते हैं 5-10 मिनट में, है ना। और फिर हम लोग थोड़ा डेमो में भी जाएंगे, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा मतलब डेमो भी देखें। हम थियोरी पे काफ़ी बात कर रहे हैं। पहले आप एक, मैं चाहता हूँ कि, मैं आशा करता हूँ कि ये सारे पॉइंटर्स जो हमने बात किए, जैसे कि ये जो सारी मिथ्स हमने बात की, वो सारी आपके लिए क्लियर हो गई है। और इसको छोड़ के भी और बहुत सी ऐसी मिथ्स है जो मतलब मुझे अभी याद आ रही है, बट मैं नहीं चाहता कि हम उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करें। कोई एक पॉइंटर था जो पीछे शायद मुझसे छूट गया था, जो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, एक बैकअप का मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आया था गाइज। बहुत से लोग जो कहते हैं ना कि मुझे क्लाउड की ज़रूरत नहीं है, इनडायरेक्टली लोग क्लाउड कंप्यूटिंग इस तरीके से या उस तरीके से इस्तेमाल करते ही है। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, मेरा एक दोस्त था, वो उसके पास वन प्लस फ़ोन है। वन प्लस कंपनी आप सब जानते हो, एक चाइनीज़ कंपनी है और काफ़ी अच्छे फ़ोन्स बनाती है एक्चुअली। तो उसके पास ये वन प्लस का फ़ोन था, और वो एक्चुअली ऑटो रिबूट हो गया या कुछ रिबूट हो गया, तो उसकी वजह से उसका जो डेटा था पूरा एक ही गो में लूज़ हो गया। और एक प्रॉब्लम उसके साथ ये हुई थी कि उसने वो डेटा बैकअप नहीं लिया था, तो सारा डेटा गुल गायब। अगली बार हम लोगों ने उसको बोला कि अगर तुम कुछ ऐसा डेटा कर रहे हो तो पहले तो बैकअप ले लो। तो बंदे ने पूरा बैकअप ले लिया डेटा का, सारा जो डेटा था एक जगह पे अच्छे से उसने स्टोर कर लिया, और उसका बैकअप ले लिया जो कुछ भी था। अगली बार वापस उसका फ़ोन रिबूट हुआ, तो खुशी खुशी आता है हम सबके पास और कहता है कि बच गया इस बार डेटा। और वो क्लाउड स्टोरेज की वजह से ही हुआ गाइस। तो आपको क्लाउड की ज़रूरत है नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इनडायरेक्टली आप क्लाउड यूज़ कर रहे हो। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं कि AWS पे आपको कौन सी क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज दी जाती है। तो गाइस ये कुछ चुनिंदा सर्विसेज है, ये छोड़ के भी और क्लाउड पे स्टोरेज सर्विसेज है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मे बी डेमो पार्ट में जाएंगे तो मैं थोड़ा उसके ऊपर बात करूँगा। तो अभी के लिए चलिए इन सर्विसेज को हम लोग पहले सरफेस पे देख लेते हैं, और फिर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप आगे स्लाइड्स देखेंगे तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में काफ़ी बातें की है ना। तो उसके पहले चलिए देख लेते हैं ये सर्विसेज है क्या, क्विकली देख लेते हैं। तो गाइस अगर आप AWS क्लाउड स्टोरेज या फिर क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज की बात करें, तो उसमें आपको ब्लॉक स्टोरेज मिलता है। तो ब्लॉक स्टोरेज ऐसा स्टोरेज होता है जो आपके इंस्टेंस को अटैच्ड रहता है ना। तो एक ब्लॉक में स्टोरेज रहेगा, जैसे कि आपका SSD हो गया, HDD हो गया, है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, और आपका जो ये होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होते हैं उसको हम कहते हैं कि SSD। तो बेसिकली ये जो होता है ना, ये आपके EBS या फिर EC2 एफिमेरल स्टोरेज होते हैं। तो परसिस्टेंट स्टोरेज और इफिमेरल स्टोरेज आप स्क्रीन पे देख रहे हो। परसिस्टेंट स्टोरेज ऐसा स्टोरेज होता है गाइस जो अब बेसिकली पहले तो ब्लॉक स्टोरेज का एक चीज़ समझ लीजिए, वो इंस्टेंस के साथ अटैच्ड रहता है हमेशा। अगर आपको उसको यूज़ करना है तो आपको उसको इंस्टेंस के साथ या फिर वर्चुअल मशीन के साथ अटैच करना पड़ेगा। आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, आप जब उसको सिस्टम को लगाते हो तभी आप वो डेटा यूज़ कर सकते हो, है ना, ऐसे अलग से नहीं यूज़ कर सकते, तो उसको वो कनेक्शन लगता है। तो बेसिकली ये होता है आपका EBS या एफिमेरल स्टोरेज। तो EBS ऐसा स्टोरेज है कि अगर आपका इंस्टेंस डिलीट भी हो जाए तो वो सर्वाइव करता है। एफिमेरल स्टोरेज जो होता है, जो आपके इस केस में कंसिडर कर लीजिए EC2 इंस्टेंस के साथ जो बाय डिफॉल्ट अटैच्ड है। तो अगर आप वो इंस्टेंस डिलीट करते हो तो वॉल्यूम भी चला जाता है, पर अगर एक्सटर्नली आप वॉल्यूम क्रिएट करके अटैच करते हो तो रहेगा। ये एक्सटर्नली क्रिएटेड वॉल्यूम होता है आपका परसिस्टेंट या EBS वॉल्यूम। तो एफिमेरल वो होता है जो चला जाता है इंस्टेंस के साथ, परसिस्टेंट वो होता है जो रहता है। अब ये हो गया आपका ब्लॉक स्टोरेज। दूसरा आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो जब आप ऑब्जेक्ट स्टोरेज की बात करते हैं गाइस, तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज में AWS आपको ऑफर करता है आपका अमेजॉन S3 और अमेजॉन ग्लेशियर। तो S3 होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस, जो आपको एक
ऑब्जेक्ट स्टोरेज देता है एट अ क्विकर पेस बट एट अ कॉस्टलियर प्राइस। ग्लेशियर जैसे नाम बताता है ये ठंडा स्टोरेज है गाइस, इट्स अ कोल्ड स्टोरेज। मतलब यहाँ पे आप आर्काइवल डेटा स्टोर करते हो जो कि आप जल्दी रिट्रीव नहीं करोगे, ये सस्ता होता है। अब ये क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आता है आपका फाइल सिस्टम। जब आप इलास्टिक फाइल सिस्टम की बात करते हो, ये वो स्टोरेज है जहाँ पे आप फाइल सिस्टम से फाइल स्टोर करते हो। यहाँ पे आप मतलब फाइल डेटा के साथ डील करते हो, तो एक अलग ब्रांच है आपके मतलब AWS स्टोरेज की। ये छोड़ के गाइज आपका फिजिकल डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी एप्लीकेशन है, जैसे कि आपका स्नोबॉल हो गया, स्नो मोबिल हो गया। ये डेटा जो होता है वो आपको फिजिकली मूव करते हैं एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर में। मतलब एक कॉमन एग्जांपल आपको दूँ तो सपोज आप कोई मूवी देख रहे हो, मूवी आपको अच्छी लगी, आपके दोस्त को चाहिए, आप एक ज़माने में क्या होता था हार्ड ड्राइव में डालते थे, दे देते थे, है ना। हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव दे के उनको कहते थे कि आप यूज़ कर लो, तो अपने सिस्टम को कनेक्ट करता था। तो वैसे ही अज्यूम कर लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा है जो आप ये पेन ड्राइव के थ्रू मूव नहीं कर सकते। एक ट्रक साइज़ का आपका डेटा सेंटर है जो आपको मूव करना है, तो इसके लिए ये स्नो मोबाइल यूज़ होता है। वैसे ही छोटे डेटा के लिए स्नो बॉल यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये कुछ पॉपुलर स्टोरेज सर्विसेज है जो AWS आपको ऑफर करती है गाइज। चिंता ना करें, हम लोग अब आगे जाएंगे और इन सर्विसेज को एक एक करके हम लोग थोड़ा डिटेल में या फिर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज जब आप इलास्टिक ब्लॉक स्टोर की बात करते हो, मैं इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। जैसे इसका नाम बताता है, ये स्टोरेज एक ब्लॉक स्टोरेज है और ये बेसिकली क्या करता है, आपको ये मतलब EC2 यूज़ करके आप ये डेटा इसमें आप स्टोर कर सकते हो ये ब्लॉक स्टोरेज में। अब ये आपके EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच्ड आता है, जैसे कोई एक हार्ड डिस्क ड्राइव हो वैसे आपके इंस्टेंस के साथ ये पूरी तरह अटैच्ड आता है। अब ये जो स्टोरेज है गाइज, ये बेसिकली परसिस्टेंट होता है नेचर में। मैं बता चुका हूँ कि परसिस्टेंट स्टोरेज क्या होता है, कि आपका इंस्टेंस भले ही मर जाए, अगर आप एक एक्सटर्नली वॉल्यूम उसको अटैच किए हो ABS वाला, तो वो सर्वाइव करेगा। जब हम डेमो में जाएंगे तो इस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा हो गया गाइज, आपका जो होता है ये बेसिकली इसको हम ब्लॉक स्टोरेज भी कहते हैं इस डेटा को। तो ये क्या करता है ना, आपको हाई थ्रूपुट देता है और हाई ट्रांजैक्शनल लोड्स के लिए हैंडल किया जाता है ये। तो बेसिकली ये क्या करता है ना, मतलब एक चीपर प्राइस में आप इसको बहुत अच्छे से या फिर हाई IOPS के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है। इसमें बहुत सी टाइप्स होती है गाइस, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। ये देखिए आप स्क्रीन पे आपको ये नज़र आएगा इसकी जो सब टाइप्स है। तो EBS की जब आप बात करते हैं गाइस, तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, आपके SSD बेस्ड और SDD बेस्ड। तो गाइस हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है या फिर आपका सॉलिड स्टेट ये जो ड्राइव होता है बेसिकली, तो ये दोनों में क्या फ़र्क है, आपका जो SDD है वो डिस्क स्टोरेज यूज़ करता है, और आपका HDD जो होता है ना गाइस, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपके पुराने मैकेनिकल पार्ट्स होते थे इसमें, वो यूज़ करके ये स्टोरेज बनाया जाता है। अब दोनों के कुछ प्लस पॉइंट्स है और कुछ माइनस या नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो जब आप SSD बेस्ड स्टोरेज की बात करते हो गाइस, तो इसमें ना आप छोटा वॉल्यूम ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो और उसको जल्दी प्रोसेस कर सकते हो। तो वो काइंड ऑफ डेटा आप आपके SSD में स्टोर करते हो। पर अगर आपको हाई थ्रूपुट हाई परफॉर्मेंस डेटा चाहिए इन जनरल, तो आप उसको SDD पे स्टोर करो और ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हैंडल कर सकता है SDD जो होता है। अब SSD में भी दो टाइप्स होते हैं, प्रोविजन्ड IOPS और जनरल पर्पस SSD, है ना। तो जो प्रोविजन्ड IOPS है वो आपके स्पेसिफिक कुछ इंटेंशनल डेटा जो होता है ना, या फिर कुछ स्पेसिफिक इंटेंशन वाला जो डेटा रहेगा आपका, उसी डेटा के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो अब इसमें क्या होता है ना गाइस, बेसिकली अज्यूम कर लीजिए कि कोई डेटा है आपका बहुत क्रिटिकल है, ठीक है, और उसको आपको जल्दी प्रोसेस करना है बेटर IOPS के साथ, तो आप उसके लिए SSD यूज़ करोगे जो प्रोविजन्ड है। अब ये बहुत कॉस्टली होता है कंपेयर टू जनरल पर्पस SSD। जनरल पर्पस SSD ऐसे डेटा को हैंडल किया जाता है जो बहुत क्रिटिकल ना हो, बट ये सारी तरह के एप्लीकेशंस के ऊपर चल जाता है और ये काफ़ी सस्ता होता है कंपेयर टू प्रोविजन्ड IOPS। बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों के प्राइस में। अब हम SDD के बारे में बात करते हैं। इसमें भी दो है, एक थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड है जिसमें आपको बढ़ा के थ्रूपुट मिलता है। ऑलरेडी SDDs अपने थ्रूपुट के लिए जाने जाते हैं कंपेयर टू SSD, बट SDD पे आपको अगर और थ्रूपुट चाहिए, ऑप्टिमाइज थ्रूपुट चाहिए, तो उसके लिए आप थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड SDD यूज़ कर सकते हो। अज्यूम कर लीजिए कि आपको कोल्ड SDD चाहिए, मतलब ऐसा डेटा स्टोर करना है आपको जो आप जल्दी नहीं यूज़ करोगे, तो आप उसे कोल्ड SDD पे डालोगे, जो जहाँ पे रिट्रीवल स्पीड अगेन स्लो रहेगी। ये आपके ग्लेशियर की तरह वर्क करता है। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको EBS जो है वो इन जनरल सरफेस लेवल पे समझ आ गया है कि ये होता क्या है और इसमें किया क्या जाता है।
हम देखते हैं आगे कोई पॉइंटर्स है क्या, नहीं तो हम लोग डेमो में चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं एक काम करता हूँ, हमारा AWS का कंसोल खोलता हूँ और आपको एक क्विक डेमो दे देता हूँ, ठीक है। लॉग बैक इन कह रहा है ये, तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से। एक रूट यूज़र, मैंने एक टेम्पररी अकाउंट बना रखा है, उसी में सारे डेमोज करता हूँ मैं मोस्टली। तो गाइज ये एक ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा आपको AWS कंसोल का, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आई एम नॉट रॉन्ग। हमने इंस्टेंसेस क्रिएट किए थे EC2 और EBS, है ना, तो ये दिख रहा है आपको रिसेंटली यूज्ड या विजिटेड सर्विसेज में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी और थोड़ा और रिसर्च करते हैं इन टॉपिक्स पे, है ना। देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो जब आप इन पर्टिकुलर EBS बैकअप वॉल्यूम्स की बात करते हैं, तो मैं आपको उसके लिए एक हमें EC2 इंस्टेंस खोलना पड़ेगा गाइज। चलिए वो ज़रा देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है डायरेक्टली, उसी पे क्लिक कर लीजिए, इतना समय ना वेस्ट कीजिए आप मेरी तरह। तो गाइज एक EBS इंस्टेंस जो होता है वो, जैसे मैंने बताया आपको कि वो आपके रनिंग इंस्टेंस के साथ अटैच्ड होता है। पर आप अगर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वॉल्यूम्स नज़र आएंगे, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, स्नैपशॉट्स, लाइफ साइकिल मैनेजर और आपके वॉल्यूम्स जो है वो, है ना। तो आपको कुछ दिखा देता हूँ मैं, आप चिंता ना करें, देखेंगे हम लोग इसे क्या क्या होता है इसमें। तो जब आप वॉल्यूम्स की बात करते हो गाइस, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली आप एक खुद भी वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। ज्यूम कर लीजिए कि ये देखिए, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसके ऊपर हमने बात की थी, है ना। प्रोविजन, IOPS, आपका कोल्ड SDD, थ्रोपुट ऑप्टिमाइज्ड और मैग्नेटिक, जिसके ऊपर हमने जस्ट बात की थोड़ी देर पहले। तो ये आपको कुछ 100 गीगाबाइट्स का दे रहा है, आप छोटा भी कर सकते हो इसे करना है तो, आपकी मर्जी। 1 GB से ये साइज़ तक आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो, और ये आपको ये वो डिफ़ॉल्ट ये दे रहा है। अब ये US ईस्ट 1A रीजन में हो रहा है, मतलब अवेलेबिलिटी जोन 1 में ये स्टोर हो रहा है, US ईस्ट वाला जो है, और ये सारी आपको कैपेसिटीज़ दे रहा है। तो आप एक वॉल्यूम सीधे सीधे से आप क्रिएट कर सकते हो, और हो गया गाइस, आपका एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया ऑलरेडी, देख सकते हो आप। तो ये एक वॉल्यूम है जो अलग से क्रिएट हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, हम ऊपर जाते एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। इंस्टेंस में इसलिए लॉन्च करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए हम लॉन्च करते हैं एक इंस्टेंस, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। यहाँ से कोई एक इंस्टेंस सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो एक विंडोज़ वाला ही ले लेता हूँ मैं। रूट डिवाइस टाइप इसमें EBS है, देखिए वॉल्यूम इसमें EBS लगा हुआ है, और ये फ्री टियर एलिजिबल है। तो जल्दी से इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। क्या आप क्रिएशन वाला प्रोसेस वापस देखना चाहोगे? मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ पिछले सर्विस में, तो हम लोग नहीं ज़्यादा जाते। मैं डायरेक्ट आगे आगे बढ़ता हूँ और इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ। ये सिक्योरिटी एंड ऑल हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे, ठीक है। और मैं हर बार एक की पेयर क्रिएट करना प्रेफर करता हूँ। डाउनलोड की पेयर हो गया, और अब मैं कहता हूँ कि इस इंस्टेंस को लॉन्च किया जाए। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ गाइस क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इंस्टेंस लॉन्च हो जाए। ये लॉन्चिंग में समय ले लेता है थोड़ा सा, है ना। तो गाइस मीनवाइल ये इंस्टेंस लॉन्च हो जाए, हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में भी बात कर सकते हैं। वापस हम लोग हमारे डैशबोर्ड पे जाते हैं, EC2 का जो डैशबोर्ड है उस पर, है ना। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका रनिंग इंस्टेंस 0 दिखा रहा था, क्यों? क्योंकि ये अभी आपका इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो बैक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गाइज वॉल्यूम्स के ऊपर आ जाता हूँ वापस में। अब देखिए यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स दिखा रहा है वो, है ना। एक वॉल्यूम जो है गाइज अवेलेबल है, जो हमने अभी बना रखा था थोड़ी देर पहले। US ईस्ट 1E रीजन में जो वॉल्यूम है गाइज, वो जो है ना, वो हमने अभी जो इंस्टेंस लॉन्च किया है वो उसके साथ क्रिएट हो रहा है गाइज बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये वाला है वो इंस्टेंस। अब जब आप इंस्टेंस की बात करते हो, ये इंस्टेंस को मैं सेलेक्ट कर लूँ, सॉरी वॉल्यूम को, माफ़ी चाहता हूँ मैं, इसे इंस्टेंस ना कहे वॉल्यूम कहे। तो इसमें देखिए गाइज मॉडिफाई कर सकते हो वॉल्यूम को, मतलब इसमें जो चीज़ें है वो आप उसको अपडेट कर सकते हो कि जैसे कि वॉल्यूम का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, है ना। एक स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हो, मतलब बेसिकली आप और एक बैकअप ले रहे हो आपके डेटा का। ऐसे भी हो सकता है कि आपके इस EBS इंस्टेंस में डेटा स्टोर हो, तो जब आप बैकअप करोगे तो वो पूरा बैकअप हो जाता है। तो स्नैपशॉट क्रिएट करना मतलब कि आप उसकी एक इमेज बना रहे हो, कॉपी बना रहे हो। वॉल्यूम को डिलीट कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, डिटैच कर सकते हो।
मतलब क्या समझ रहे हो गाइज आप? जैसे मैंने कहा था कि इंस्टेंस के साथ एक वॉल्यूम अटैच्ड आएगा, बट हमेशा ऐसे नहीं होता कि वही वॉल्यूम आप यूज़ कर रहे हो। ऐसे भी हो सकता है कि आपको कोई और वॉल्यूम अटैच करने की ज़रूरत पड़े। तो पहले आपको उस इंस्टेंस को बंद करना पड़ेगा, उससे वो वॉल्यूम डिटैच करना पड़ेगा, और फिर नया वॉल्यूम उसको आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर कुछ और चीज़ें, आप टैग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी इसमें आप पैरेलली ऐड कर सकते हो। तो ठीक है गाइज, हम देखते हैं हमारा इंस्टेंस लॉन्च हुआ है, क्रिएट हुआ है या नहीं। एक दिखा तो रहा है कि हो गया है। स्टेटस चेक्स भी वो अभी अलार्म स्टेटस नन दिखा रहा है। सिर्फ देखते हैं कि इसके स्टेटस चेक्स कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। नहीं, ये अभी भी इनिशियलाइज हो रहा है गाइज। तो क्विकली हम लोग इसे 1 मिनट के लिए होने देते हैं। ये जब हो जाएगा तो हम लोग इसे तुरंत कनेक्ट करेंगे और इसको और हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज मीनवाइल ये इंस्टेंस लॉन्च होता है, मैं क्विकली अपने प्रेजेंटेशन में स्विच करता हूँ और हम लोग किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा जो ये वैल्यूएबल टाइम है ये चीज़ें देखने में वेस्ट हो जाए, है ना। तो गाइज अगली सर्विस जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है AWS स्टोरेज सर्विस, S3 सर्विस। अब S3 भी एक काफ़ी पॉपुलर स्टोरेज सर्विस है। अगर आपने मतलब AWS के बारे में सुना है, जैसे EC2 एक बहुत पॉपुलर सर्विस है, वैसे ही S3 भी एक बहुत पॉपुलर स्टोरेज सर्विस है। बेसिकली ये क्या करती है, आपके डेटा को बकेट और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करती है। तो जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है उस कंटेनर को हम कहते हैं बकेट, और जो डेटा आप स्टोर करते हो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली एक सिंपल स्टोरेज सर्विस है, एक वेब सर्विस कह सकते हो इसे आप, जो क्या करता है ना, आपको डेटा स्टोर और रिट्रीव करने देता है, और किसी भी अमाउंट में आप कर सकते हो, किसी भी समय और कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू। जहाँ पे आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वहाँ पे बैठे बैठे ये सारे काम आप कर सकते हो। अब ये डेटा जो है आपका, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है। डेटा की नहीं बात कर रहा हूँ, सॉरी, मैं ये जो सर्विस है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, काफ़ी ड्यूरेबल है, अवेलेबल भी है, कॉस्ट एफिशिएंट भी है, सिक्योर भी है और स्केलेबल भी है। ये डेफिनेशन मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई है, बट ये जो पॉइंटर्स है इसे हम और डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं हमारा इंस्टेंस उधर लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया तो हम लोग उसके ऊपर हम लोग बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइस जब हम हमारे इस इंस्टेंस की बात करते हैं तो देखिए अब इसके स्टेटस चेक्स हो गए हैं और इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कनेक्शन मैंने दिखाया था लास्ट टाइम भी आपको, बट ऐसे हो रहा है कि पीछे से लाइट डायरेक्ट मेरे आंखों पे आ रही है, तो मुझे कुछ अगर यहाँ पे ब्लॉक्स होते तो वो थोड़े कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये वाइट बैकग्राउंड है। तो चलिए इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, एक RDP हम लोग डाउनलोड करेंगे, उसको लोड करेंगे और वो कहेगा कि कनेक्ट, बट उसके पहले मुझे पासवर्ड लगेगा, बराबर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट पासवर्ड करेंगे। और जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक आपको की मिलती है जो हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उस की को हम जो है हमारी पेम फाइल कहाँ पे मैं देख रहा हूँ, सैम न्यू के नाम से मैंने स्टोर किया था उसे, ये है। तो देखिए इसे हम डिक्रिप्ट करेंगे, बहुत ही जल्दी हो गया है, और पासवर्ड में कॉपी करूँगा। अब मैं इसे वापस लॉन्च करता हूँ, कनेक्ट कहता हूँ इसे मैं, अभी ओपन करेगा और इसमें मैं पासवर्ड डाल दूंगा और हमारा इंस्टेंस अप एंड रनिंग हो जाएगा। यस, तो गाइस देखिए अपना इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। अब इंस्टेंस लॉन्च होगा तो उसमें भी कई चीज़ें आपको नज़र आएगी। तो गाइज अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि हमारा 30 GB का वॉल्यूम था, बराबर है, जो हमारे इंस्टेंस को अटैच था। तो अगर मैं यहाँ आऊँ और यही से देख लेते हैं। तो मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो गाइज देखिए PC पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको 30 GB का स्टोरेज नज़र आएगा। थोड़ा बहुत कम है बट वो पार्टीशनिंग में चला जाता है। तो गाइज देखिए आपका जो EBS वॉल्यूम है यहाँ पे अटैच्ड है ना, और सारे प्रोग्राम फाइल्स जो कुछ है वो इसमें वैसे ही आ गई है। तो ये जो स्टोरेज है ये आपके इंस्टेंस के साथ आता है गाइज। इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ अभी के लिए। कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा, मैं बहुत डिटेल में जाके उसका डेमो नहीं देना चाहता, बट शॉर्ट में देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब आपने देखा कि 30 GB उसके साथ अटैच था, है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ ना गाइज, मैं हमारा जो इंस्टेंस है उसके जो वॉल्यूम से उसमें चला जाता हूँ। ये इंस्टेंस को मैं क्या करता हूँ ना, पहले मैं इसको
इंस्टेंस स्टेट को मैं अभी के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये इंस्टेंस स्टेट एक बार स्टॉप हो गया, मतलब उसका जो स्टोरेज है उसके साथ मैं थोड़ा प्ले कर सकता हूँ। और एक कमांड होती है कोई, तो वो भी हमें लगेगी, मैं आपको बताता हूँ वो चीज़। बट मैं कर क्या रहा हूँ अभी मैंने आपको बताया नहीं, तो आप चिंता मत कीजिए, एक बार स्टॉप हो जाने दीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये इंस्टेंस जब स्टॉप हो जाएगा तो उसके बाद बेसिकली हम ना हमारा जो वॉल्यूम है जो इंस्टेंस के साथ अटैच्ड है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं आपको वो करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम्स में आएंगे और इसको हम, कौन सा था हमारा वॉल्यूम, इन यूज़ जो है वो ये वाला है ना। तो इसके साथ मैं कहता हूँ मॉडिफाई वॉल्यूम। चलो इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। और मैं नीचे आता हूँ, इसको कहता हूँ मॉडिफाई। यस, हो गया, क्लोज। अब मैं आता हूँ वापस मेरे डैशबोर्ड पे जहाँ पे मेरे इंस्टेंसेस है, ठीक है। और मेरा जो इंस्टेंस है उसे मैं वापस स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज अब ये इंस्टेंस जो है ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, मतलब होने की कोशिश कर रहा है। तो गाइज आपका जो इंस्टेंस है उसके लिए हमें ये कमांड लगेगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बाद में, पर पहले उसके लिए हमारा इंस्टेंस एक बार रनिंग स्टेट में आ जाए। तो अब मैं इसको कहता हूँ कनेक्ट। हर बार आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, मैं कर रहा हूँ, आप ना करें। ये पासवर्ड मांगेगा अभी मुझसे। ओके, ये इंस्टेंस को हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे गाइस, थोड़ा 4 मिनट का एक ये होता है। कोई भी इंस्टेंस आप आई थिंक स्टार्ट या स्टॉप करके उसको लॉन्च करते हो तो थोड़ी सी दिक्कत उसमें आ जाती है। तो कोई नहीं, हम लोग पहले पासवर्ड ले लेते हैं। एक इसी को डिक्रिप्ट करता हूँ मैं, कॉपी करता हूँ, देखते कनेक्ट कर पाते हैं कि हम लोग। और इसको वापस लॉन्च करता हूँ मैं, कनेक्ट कहता हूँ और इसमें मैं पासवर्ड डालता हूँ। सॉरी, वो 4 मिनट का जो क्लॉज था वो किसी और चीज़ के लिए, मैं बताता हूँ आपको कौन सी चीज़ है आगे हम जब बात करेंगे। तो गाइज बेसिकली मेरा इंस्टेंस अब लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो अब हम जाके इसका वापस वॉल्यूम चेक करेंगे कि बढ़ गया नहीं बढ़ा है। ये तो अभी भी 30 दिखा रहा है क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है, मैंने कहा था ना एक कमांड हमें लगेगी। तो मैं कुछ .msc तो गाइज ये क्या करता है ना, मुझे डिस्क मैनेजमेंट में ले जाता है। यहाँ पे जाके मुझे मेरा जो डिस्क है उसके ऊपर मुझे कुछ प्रोसेस करनी होगी, जस्ट लाइक हम लोग हमारे इसमें करते हैं ना गाइज, एक्सटेंड वॉल्यूम। जैसे हम हमारा नॉर्मल किसी भी पार्टीशनिंग करते हैं ना, वैसे ही आपको इसके साथ भी करना पड़ेगा। वॉल्यूम तो है यहाँ पे देखिए, बट वो अब तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। तो अगर मैं अब वापस जाऊँ मेरे इंस्टेंस में और अगर अब मैं देखूँ तो मेरा वॉल्यूम मुझे ज़्यादा नज़र आएगा।
ये अगर आप आपका जिस पीसी पे जाओगे क्लिक करोगे तो देखिए अब 100 GB हो गया है ना। तो ऐसे ही आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो इसके साथ। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब गाइज ये डेमो काफ़ी हद तक हमने इसके ऊपर बात कर ली। अब मैं क्विकली क्या करता हूँ ना, हमारा जो डैशबोर्ड है इसमें जाता हूँ और इस इंस्टेंस को मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे एक आखिरी चीज़ दिखानी है आपको। तो चलिए इसे टर्मिनेट कर देता है। जी हाँ, अब ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो गाइज जब ये टर्मिनेट हो जाएगा, इसके साथ जो वॉल्यूम है जो हमने इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट अटैच किया है वो भी चला जाएगा। ठीक है, अभी वो देखने के लिए हमने रुकना नहीं चाहिए, काफ़ी समय हमारा वेस्ट हो जाएगा उसमें। बट यहाँ पे जो है ना आपके जो 2 वॉल्यूम है इसमें से एक वॉल्यूम डिलीट हो, ये देखिए ये आपको नज़र आ जाएगी ये डिलीट हो रहा है। जैसे इंस्टेंस डिलीट हो जाएगा ये वॉल्यूम भी चला जाएगा। ये उसके साथ जो था वो एफेमेरल वॉल्यूम था, ये परसिस्टेंट है, ये रहेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ आ गया गाइस। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, अब जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग हमारे डेमो में वापस जाते हैं। ठीक है, तो S3 को अब हम समझने की कोशिश करते हैं गाइस। जब आप S3 की बात करते हो तो वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, मतलब आपको बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं उसमें कि आपको डेटा कितने देर के लिए स्टोर करना है, लाइफ साइकिल पॉलिसीज़ लगानी है नहीं लगानी है। सिक्योर भी होता है, आप बहुत से बकेट एक्सेस पॉलिसीज़ भी उसके साथ आप लगा सकते हो और बहुत कुछ आप वो बकेट एक्सेस पॉलिसी जब उसको लगाते हो तो आप बहुत कुछ उसके साथ भी कर सकते हो। तो ये एक आपको वहाँ पे फ्रीडम मिल जाता है। बहुत ड्यूरेबल है। अगर आप S3 स्टोरेज की बात करें तो कुछ 99.999999 ऐसा कुछ % ड्यूरेबिलिटी देता है और बहुत हाईली अवेलेबल भी है। कॉस्ट एफिशिएंट तो है ही है गाइज, उसके ऊपर ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा। मैं मतलब क्लाउड की कॉस्ट एफिशिएंसी के बारे में बहुत बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो इन जनरल S3 की जब आप बात करते हो तो एक सिंपल ऑब्जेक्ट बकेट स्टोरेज है और ये सारे वो फीचर्स आपको देता है। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे गाइस कि ये कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि आपका बकेट हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो जब आप ऑब्जेक्ट और बकेट स्ट्रक्चर की बात करते हो तो बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी डेटा फाइल है जिसे आप स्टोर कर रहे हो, जिसको आपकी एक डेटा की रहेगी और एक वर्जन आईडी रहेगी जो उसके साथ अटैच्ड रहेगी। ठीक है, और बेसिकली आपके बकेट में आप आपका डेटा स्टोर करोगे। तो ये कुछ प्रेजेंटेशन है जो मेरे स्लाइड पे सही से नहीं चल रहे, शायद मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर। बट बेसिकली जब आप AWS स्टोरेज सर्विस की बात करते हो तो उसमें बहुत सी फैसिलिटीज़ भी आती है। तो इसके स्टोरेज के बारे में ज़्यादा समझने के लिए कुछ नहीं गाइस, एक बकेट ऑब्जेक्ट टाइप का स्टोरेज है, मतलब आपकी इमेजेस या डेटा जो है, फाइल्स जो है वो आप इसमें डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसको छोड़ के और भी आपको कुछ फैसिलिटीज़ देता है जो आप समझने की कोशिश करना चाहोगे। तो जैसे मैंने कहा कि बकेट मतलब आपका एक कंटेनर होता है जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो और बेसिकली जो आपकी फाइल है उसको आप ऑब्जेक्ट कहते हो। तो इसमें ना क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन करके एक चीज़ होता है। तो ये क्या करता है, मतलब आपका जो डेटा है उसका ऑटोमेटिक वो बैकअप लेता है कहीं और, है ना। जब आप क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन एक्टिवेट करते हो तो आप क्या करते हो, आप असिंक्रोनसली आपका डेटा जो है, ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक बकेट से दूसरे बकेट में कॉपी करते हो जो अलग रीजन्स में है। और अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आप सही सेट करोगे तो ये बैकअप आप मतलब प्लान कर सकते हो कि इसको कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये होता है क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। तीसरा है आपका वर्जनिंग वाला पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, आप आपके डेटा के जो है वो अलग वर्जन्स मेंटेन कर सकते हो। तो आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप नीचे आप ये जो इमेज देख रहे हो, डॉक्यूमेंट आपके पास एक है जिनकी अलग अलग आईडीज़ है। तो हो क्या रहा है, मैंने पहले डॉक्यूमेंट जो है 1 2 ये 5x3 वाला डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। इसको मैंने अज्यूम कर लीजिए कि मैंने इसको मेरे AWS S3 बकेट में स्टोर किया। अब इसी ऑब्जेक्ट को मेरे पास और एक फाइल है, मैंने उसको अपडेट किया और उसको मैंने मतलब इसी फाइल को मैंने अपडेट करके वापस सेव किया उस बकेट में। तो उसका क्या होगा ना, नया वर्जन क्रिएट होगा 4323333 जो मेरे S3 बकेट में सेव भी रहेगा और मुझे अवेलेबल भी रहेगा। पर जब मैं वर्जनिंग एक्टिवेट करता हूँ उसके बाद में अगर मैं ये चेंजेस करता हूँ तो अगर मैं वर्जन्स में सेलेक्ट करूँगा तो मुझे एक से ज़्यादा वर्जन्स, मतलब ये दूसरा वर्जन भी नज़र आएगा और मैं चाहूँ तो उसको भी मैं वापस आर्काइव कर सकता हूँ। वापस मैं उसको आर्काइव नहीं, सॉरी, मैं उसे वापस बाहर निकाल सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पुराना वर्जन यूज़ करूँ। तो ये वो वर्जनिंग देता है आपको। अब AWS S3 की अगर बात करें तो उसमें गाइज मैंने कहा कि वो अफोर्डेबल है, बराबर है। तो ये सारी फीचर्स आपको वो प्रोवाइड करता है। एक फीचर ऐसा है कि मतलब ये आपको कुछ स्टैंडर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आप
S3 क्लास बात करें तो एक स्टैंडर्ड क्लास होता है जिसमें वो, अगर आप ड्यूरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है हर जगह, पर स्टैंड मतलब आपका जो ड्यूरेबिलिटी है वो हर जगह सेम है, अवेलेबिलिटी स्टैंडर्ड में सबसे ज़्यादा होती है, स्टैंडर्ड इनफ्रिक्वेंट में थोड़ी कम होती है और ग्लेशियर में अवेलेबल ही नहीं रहती। तो अवेलेबिलिटी जैसे मैंने कहा कि ग्लेशियर जो होता है ना आपका कोल्ड स्टोरेज होता है गाइस, वहाँ पे आर्काइवल डेटा आप स्टोर करते हो जो आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करोगे, तो इसकी वजह से वो डेटा अवेलेबल नहीं रहता है। बट अगर आप S3 के ये जो स्टैंडर्ड क्लासेस है जैसे कि स्टैंडर्ड और इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, इसमें आपको अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। ऑब्जेक्ट साइज के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती अगर आप स्टैंडर्ड स्टोरेज की बात करें, बट बाकी दो इसमें आपको मतलब इनफ्रीक्वेंट इसमें आपको थोड़ी लिमिट होती है। फिर बाद में उसका मतलब कुछ मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन है, तो स्टैंडर्ड में आप कब तक भी रखो उसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कभी तक रखो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वो होता है जो डेटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करते हो, तो वो 30 डेज़ के लिए वहाँ रहेगा और उसके बाद में वो ग्लेशियर में चला जाएगा अगर आप कोई लाइफ साइकिल पॉलिसी सेट करते हो तो, और ग्लेशियर में भी वो 90 दिन रहता है। अब लेटेंसी आप देख रहे हो मिली सेकेंड्स और कुछ 4 आवर्स, मतलब कम से कम 4 आवर्स लगेंगे आपको डेटा एक्सेस करने को, कभी कभी 24 आवर्स भी लग सकते हैं। और कुछ और फीचर्स है जैसे रिट्रीवल फीस कितनी है। तो ऑब्वियसली ग्लेशियर और ये इनफ्रिक्वेंट एक्सेस चार्जेबल होता है क्योंकि आप ऐसा डेटा फेच कर रहे हो जो रेगुलरली यूज़ नहीं होता। तो गाइज ये कुछ AWS स्टोरेज S3 स्टोरेज सर्विसेज के कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, अभी S3 के डेमो में जाते हैं और S3 आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है, क्या क्या एबिलिटीज़ देता है, उनके ऊपर थोड़ा रिसर्च करते हैं, उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वापस मैं अपने डेमो में स्विच कर रहा हूँ गाइस। अब मैंने अपनी S3 जो ये है सर्विस है उसे ओपन कर लिया है। उसमें हमें बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं गाइस। अब जैसे कि एक हो गया, हमें पहले बकेट बनानी पड़ेगी। लेट्स कॉल इट S3। तो गाइज ये स्टैंडर्ड ग्लोबल डोमेन नेम सिस्टम यूज़ करता है, तो इसमें आप कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या कुछ तरीके ही यूज़ कर सकते हैं या फिर वो आपका नाम लेगा नहीं। S3 बकेट फॉर डेमो, देखते हैं ये नाम वो एक्सेप्ट करता है क्या, कर लिया उसने। ठीक है, ये इस रीजन में क्रिएट हो रही है बट ये ग्लोबली एक्सेसिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कह रहा है वो 321 दे देता है। ठीक है, सो सिंस ग्लोबली एक्सेसिबल है तो आप यूनिक नाम ही आपको यूज़ करना होगा। ठीक है गाइज, कीप ऑल द वर्जन्स, वर्जनिंग हम लोग यहीं पे एक्टिवेट कर लेते हैं या फिर हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस। तो जैसे मैंने कहा था कि ये सिक्योर भी है, तो यहाँ पे किसको कौन सा एक्सेस देना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम कहते हैं क्रिएट बकेट। तो मेरी बकेट गाइज यहाँ पे बन गई। ठीक है, अब इस बकेट को अगर मैं ओपन करूँ और कहूँ कि अपलोड या फाइल, मैं यहाँ पे कोई भी फाइल अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, ऐड फाइल कहूँगा और कोई भी एक रैंडम फाइल यहाँ से मैं उठा के इसमें अपलोड कर दूँगा। तो गाइज देखिए विद इन मिनट्स ये जो है प्रीवियस अपलोड, और गाइज ये फाइल जो है मेरी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज अगर इस फाइल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो अब देखिए यहाँ पे मुझे ना मेरे फाइल का लेटेस्ट वर्जन मिलता है क्योंकि वो एक ही है, बराबर है। तो गाइज अगर मैं वर्जनिंग अब मैं ऑन कर चुका हूँ, इसका अगर मैं नाम चेंज करके वापस सेव कर लूँ इस फाइल को, या फिर इस फाइल को मैं वापस सेव करूँ तो इसका, चलिए शायद यही फाइल मैंने सेव की थी, वापस इसी को सेव करते हैं हम लोग, अपलोड कहते हैं। नहीं, मुझसे शायद गलती होगी, मैंने कोई और फाइल स्टोर कर लिए, नहीं सही है। तो देखिए गाइज ये फाइल अलग नेम से सेव हुई है और इसके 2 वर्जन है मेरे पास क्योंकि मैंने वर्जनिंग एक्टिवेट की है। तो चाहे तो मैं एक वर्जन डिलीट भी कर सकता हूँ उसका, तो एक ही वर्जन रहेगा मेरे पास। ठीक है,
तो ये हो गया आपका वर्जनिंग वाला चीज़। क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन के लिए आपको 2 बकेट्स क्रिएट करनी पड़ेगी अलग अलग रीजन में, और आप मतलब पॉलिसी सेट कर सकते हो, बकेट पॉलिसी, जिससे आप कहोगे कि इस फाइल जब यहाँ पे कॉपी हो जाए तो उसका रेप्लिका उधर क्रिएट कर ले, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो और काफ़ी आसानी से उसे कर सकते हो। अब अगर आप बात करो तो लाइफ साइकिल पॉलिसी हो गई गाइस। मैंने आपको कहा था ना कि वो जो हम इनफ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट देख रहे थे वो ये चीज़ होती है गाइस। तो यहाँ पे मैं एक रूल सेट कर सकता हूँ। आप पढ़ रहे हो यहाँ पे नेम एंड स्कोप, ट्रांजिशन, एक्सपिरेशन, रिव्यू। तो बेसिकली गाइज मैं यहाँ क्या करूँगा ना, मैं एक रूल ऐड करूँगा। मतलब मेरा डेटा हम क्या कर सकते हैं, अब अगर आप ये स्टोरेज सर्विसेज की बात करें तो S3 स्टैंडर्ड सबसे महंगा है, इनफ्रीक्वेंट कम महंगा है और ग्लेशियर सस्ता है। क्यों? क्योंकि वो डेटा ऐसा होता है पहले वाले में, स्टैंडर्ड वाले में, कि जो आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हो, इनफ्रीक्वेंट में थोड़ा कम एक्सेस करते हो, और आर्काइवल डेटा जो होता है, मतलब जो बहुत कम यूज़ होता है, वो आपके ग्लेशियर में जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका S3 महंगा है तो आप ये पॉलिसी सेट कर सकते हो। इसमें आप क्या सेट करोगे कि इतने दिनों बाद अगर ये डेटा एक्सेस नहीं हो रहा है तो इसे इनफ्रीक्वेंट में मूव करें, और 30 डेज़ के बाद में वहाँ भी अगर एक्सेस नहीं हो रहा है तो उसको ग्लेशियर में मूव करें, ताकि आप सबसे चीपेस्ट सर्विस यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपका डेटा यूज़ नहीं हो रहा है और आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो आप यूज़ कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो ये लाइफ साइकिल पॉलिसी यूज़ करके। वर्जनिंग एंड ऑल, जैसे मैंने कहा था, हम लोग ना प्रॉपर्टीज़ में जाके भी उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर मैं इधर और कहूँ कि सस्पेंड वर्जनिंग, तो वो सस्पेंड कर देगा। ठीक है गाइस, तो ये काफ़ी आसान और सिंपल स्टोरेज सर्विस है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गई है। ठीक है, जल्दी से हम लोग डेमो में मूव करते हैं, और डेमो में नहीं, सॉरी, प्रेजेंटेशन में, और हमारे प्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो गाइज अभी तीसरा सर्विस है हमारा ग्लेशियर। ठीक है, अब मैं कब से ग्लेशियर ग्लेशियर कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने ज़्यादा बात की नहीं है ना। तो ग्लेशियर में जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं वॉल्ट्स, और जो फाइल्स हम स्टोर करते हैं, मेरे एनिमेशंस के लिए मुझे फॉरगिव कर दीजिए गाइज, मैंने कुछ एनिमेशंस गलत सेट कर रखे हैं, इसलिए ये ऐसे बाद में पॉपअप होते हैं। तो जब हम हम जब ये स्टोरेज की बात करें तो इसमें वॉल्ट्स होते हैं और आपके आर्काइव्स होते हैं। तो आर्काइव्स मतलब आपकी वो फाइल्स है जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसे हम वॉल्ट्स में स्टोर करेंगे। तो गाइज ये जो नाम है ग्लेशियर, ये बर्फ़ का ही नाम होता है, बराबर है। बड़ा बर्फ़ जो जमा होता है आपके नॉर्थ पोल साउथ पोल में, जो कहते हैं उसे ग्लेशियर्स कहते हैं ना हम लोग, या फिर हिमालय पे जाओगे तो आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे। तो ये बर्फ़ की एक बड़ी लादी होती है, काफ़ी बड़ी, है ना। तो बेसिकली ये बहुत ठंडी होती है। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ये वो डेटा है जो ठंडा है, जो आप रेगुलरली नहीं यूज़ करते हो, और इसीलिए ये सर्विस आपको चीपर प्राइस में प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और फीचर्स देखते गए इसके, है ना। तो ये कुछ उसके स्टैंडर्ड फीचर्स है, जैसे कि ग्लेशियर सिलेक्ट हो गया, डेटा रिट्रीवल हो गया। यहाँ पे ये आपका स्नोबॉल के साथ इंटीग्रेट करता है काफ़ी अच्छे से, और बेसिकली अगर आप बात करें तो आपको इसमें मतलब कुछ वॉल्ट एक्सेस पॉलिसीज़, इन्वेंटरी और बहुत कुछ मिलता भी है। ठीक है, तो गाइज इन चीज़ों के डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ ये चीज़ होती क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे कैसे होता है ना गाइज, जब आप एक ग्लेशियर के बारे में बात करते हो, ग्लेशियर स्टोरेज के बारे में, तो उसमें आपको एक थर्ड पार्टी टूल लगेगा डेटा इसमें पुश करने के लिए ग्लेशियर के अंदर। वो इंटीग्रेशन के थ्रू ही डेटा पुश होता है, और वो जो थर्ड पार्टी टूल है उसी के थ्रू आप वो डेटा एक्सेस भी कर सकते हो। अब जब आप ग्लेशियर की बात करते हो गाइज, तो उसमें ऐसा होता है ना कि आपका जो डेटा है वो आप बेसिकली रेगुलरली रिट्रीव नहीं करते हो, कुछ ही दौरान रिट्रीव करते हो। सिंस एक स्पेशल कॉल किया जाता है वो डेटा को रिट्रीव करने के लिए, तो आपको उसके ज़्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ग्लेशियर में रिट्रीवल के चार्जेस होते हैं। जो हमने वो पीछे ये खोली थी ना एक टेबल, उसमें आप देख सकते हो कि वो ये था वहाँ पे। मैं दिखा देता हूँ आपको जल्दी, देखिए पर GB रिट्रीव्ड का एक कॉस्ट होता है कुछ इसके लिए, तो वो आपको पे करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका ग्लेशियर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे फीचर्स आपको समझ आ गए गाइज। आगे बढ़ते हैं, और हम लोग मैं चाहता हूँ कि कुछ इसमें मिस ना हो। तो बेसिकली गाइज जल्दी इसको मैं बता देता हूँ। ये आपको ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी देता है, हम देख चुके हैं, है ना। वॉल्ट एक्सेस पॉलिसीज होती है कि कौन ये वॉल्ट को एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और ये स्नोबॉल के साथ इंटीग्रेट करता है अगर आप डेटा को डायरेक्ट माइग्रेट करना चाहते हो फिजिकली, है ना। तो डायरेक्ट कनेक्ट और स्नोबॉल के थ्रू आप वो कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत से वॉल्ट लॉक्स और एक्सेस भी मिलते हैं ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे। तो इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। हम लोगों ने देखा कि AWS के स्टोरेज सर्विसेज जो है वो क्या होती है, कौन सी स्टोरेज सर्विसेज AWS ऑफर करता है। फिर हमने देखा कि
ए डब्ल्यू एस S3 क्या है, उसमें हमने देखा कि वर्जनिंग क्या होती है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या होता है, और काफ़ी सारे बाकी पॉइंट्स भी। और फिर इन सारी चीज़ों को हमने डेमो में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखा। इस सेशन को समाप्त करूँ उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रेट लर्निंग ने ग्रेट लर्निंग एकेडमी का इनिशिएटिव शुरू किया है, जहाँ पे 80+ फ्री कोर्सेस है जिसको आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। और इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो, और वो आपके लिए वैल्यू होल्ड करेगा। थैंक यू।